All right, let's start with chapter 2, audit strategy, audit planning and audit program. Auditors of Messrs Standard India Private Limited were changed for accounting year. Auditor change हुए हैं for accounting year 16-17. The closing inventory was 100 lakhs. 31st March 2016 को 100 lakhs की closing inventory थी and it continued as it is and became closing inventory as on 31st March 2017. ठीक है. The auditors of the company propose to exclude, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमें exclude करना है हमारे audit program में से, और वो audit 100 lakhs का closing inventory का audit करने के लिए ज़रूरत नहीं है on the understanding, क्योंकि वो preceding year का है और वो किसी और auditor ने audit किया था, तो इस साल हमें कुछ उसको consideration में लेने की ज़रूरत नहीं है. बट इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ बोलनी है कि अगर कोई लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो करंट ईयर में ओपनिंग तो बनने वाला है ना, तो आपको कौन से ऐसे के ऊपर फोकस करना है? ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस. इन कंडक्टिंग an initial audit engagement, the objective of the auditor with respect to opening balance is to obtain sufficient appropriate audit evidence. आपका ऑब्जेक्टिव एज पर ऐसे 510 है कि आपको ओपनिंग बैलेंस को चेक करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है. रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट्स दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या कोई ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है ना, और वो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली अफेक्ट कर रहा हो शायद, इसीलिए आपको ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेना चाहिए. सेकेंड, appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been consistently applied. जो भी ओपनिंग बैलेंसेस में हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज दिख रही है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. मतलब ओपनिंग जो स्टॉक है, सपोज वो लीफो से वैल्यू हुआ है, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक भी लीफो से ही वैल्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर चेंजेस हुए हैं और चेंजेस देयर टू आर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, अगर चेंजेस हुए हैं तो उसका अकाउंटिंग प्रॉपर हुआ है, adequately present and disclosed हुआ है in accordance with the applicable financial reporting framework, that is accounting standards and your respective law. So ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है as per SA 510. So when the financial statements for the preceding period were audited by predecessor auditor, अगर आपका financial statements last year के किसी और auditor ने audit किए थे, the current auditor may be able to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balances. तो current auditor को sufficient appropriate audit evidence इकट्ठा करना है opening balance के लिए by examining. Perusing का मतलब क्या होता है? Examining the copies of audited financial statements. Audited financial statements को आपको चेक करना है जो लास्ट ईयर किसी और ऑडिटर ने बनाए थे, इंक्लूडिंग द अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी आपको चेक करना है, सच एज सपोर्टिंग शेड्यूल टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर कोई शेड्यूल्स अटैच किए थे तो वो आपको शेड्यूल्स भी ऑडिट करने हैं, भले ही वो किसी और ऑडिटर ने किया था, पर आपको एक बार गो थ्रू तो करना है. Ordinarily, the current auditor can place reliance on closing balances contained in the financial statements for the preceding period. Generally, जो current auditor है वो विश्वास कर सकता है closing balance जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है उसके ऊपर, एक्सेप्ट व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर द करंट पीरियड द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इन ओपनिंग बैलेंसेस इंडिकेटेड. एक्सेप्ट अगर आपके सामने कोई चीज़ ऐसी आती है जिससे आपको डाउट हुआ कि यार ये चीज़ तो गलत है और ये मिस स्टेटमेंट हमको पकड़ में आया है और वो है लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो इस साल ओपनिंग बैलेंस बना होगा, तो फिर आपको ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे. अदरवाइज आप जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है उसके ऊपर रिलायंस कर सकते हो, बट ऐसे नहीं, आपको एक बार परयूजल तो करना है. General principles governing verification of assets requires that auditor should confirm that assets have been correctly valued as on the balance sheet date. Generally हम assets में क्या चेक करते हैं? वैल्यूएशन चेक करते हैं कि इनका assets का वैल्यूएशन बराबर है कि नहीं है as on the balance sheet date. The contention of the management that the inventory has not undergone any change. मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि 100 लाख था, उसके बाद वापस से नेक्स्ट ईयर भी 100 लाख ही है, कोई चेंज हुआ नहीं है. कंटेंशन मतलब इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वेंटरी हैज नॉट अंडरगोन एनी चेंज कैनॉट बी एक्सेप्टेड. हमें मैनेजमेंट की बात माननी नहीं चाहिए. इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ नॉर्मल ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर. हमारी ड्यूटी में आता है टू एंश्योर दैट फिगर्स ऑन विच ही इज एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, भले ही सेम है पर एक बार उसको चेक तो करना है. फिगर्स ऑन विच ही इज एक्सप्रेसिंग ओपिनियन मतलब मैं मेरा ओपिनियन जिस फिगर्स पे 100 lakhs के अमाउंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करूँगी वो करेक्ट हो एंड प्रॉपरली वैल्यू हो, इसलिए मुझे एक बार उसका ऑडिट कर लेना चाहिए.
Moreover, it is also quite likely that inventory lying as it is might have deteriorated and the same need to be examined. Moreover, ऐसा हो सकता है कि इन्वेंटरी जो पड़ी है क्या पता कुछ खराब हो गई होगी, इसीलिए हमें एक बार एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए. The auditor is advised not to exclude the audit of closing inventory from his audit program and therefore auditor को हम एडवाइस देते हैं कि भाई अपने ऑडिट प्रोग्राम में क्लोजिंग इन्वेंटरी को भूल मत जाना. मैनेजमेंट वालों का कंटेंशन कहना सही नहीं है. इसीलिए क्वेश्चन 1 क्या बोलता है कि आपको एक बार अच्छे से ऑडिट कर लेना चाहिए, भले ही सेम है तो क्या हुआ, एक बार चेक करने में आपका क्या जा रहा है. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट मैनर. देखो ये कितनी बार पूछा है क्वेश्चन. देखो आप ऑडिटर को अपना वर्क ऐसे प्लान करना चाहिए टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर एंड प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. प्लान ऑब्वियसली नॉलेज के बाद ही हो सकता है, क्लाइंट के बिजनेस को समझने के बाद ही बना सकते हैं. डिस्कस स्टेटिंग क्लियरली द ब्रॉड पॉइंट्स यू वुड बी कवरिंग इन फ्रेमिंग प्लान. हमें प्लान बनाते समय कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं टू कंडक्ट ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. और अच्छे से ऑडिट हो जाए उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए. कितनी बार ये क्वेश्चंस एमटीपी और आरटीपी में आ चुका है, प्लीज मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. So let's start with the answer. Let's start with the answer. The auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner. Auditor को अपना work इस तरीके से प्लान करना है ताकि वो अपना काम effectively कर सके, efficiently कर सके और टाइम पे ख़त्म कर सके. So plan should be based on knowledge of the client's business. अब इसके लिए आपको knowledge होना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट्स का. ठीक है, तो प्लान शुड बी मेड टू कवर अमॉन्ग अदर थिंग्स. सबसे पहले प्लान के अंदर क्या आना चाहिए, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स. आपको क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम, उसकी पॉलिसीज, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. सो फर्स्ट टास्क इज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल. सेकंड क्या जानना है, हमें ये डिसाइड करना है कि कितना विश्वास हमें इंटरनल कंट्रोल पे रखना चाहिए. इस्टेब्लिशिंग द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल. हमें कितना एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस, विश्वास टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल. थर्ड, डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड. हमें डिटरमाइन करना है, फिक्स करना है, प्रोग्राम बनाना है, नेचर ट्रांजेक्शन्स का, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कितना आपको ऑडिट करना है और कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने हैं. इंक्वायरी, हमें एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, हमको एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बहुत सारे काम करने होते हैं. सो विच टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स वी नीड टू डू, वी नीड टू डिटरमाइन दैट टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट. एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड. हमें कोऑर्डिनेशन भी रखना है सारे काम के अंदर. तो फर्स्ट नॉलेज एक्वायर करो. सेकेंड, कितना विश्वास करें इंटरनल कंट्रोल पे वो सोच लो. थर्ड, फिक्स कर लो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का, और बाद में कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना. प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी. देखो एक बार प्लान बन गया इसका मतलब ये नहीं कि प्लान फिक्स है, आप टाइम टू टाइम उसको चेंज कर सकते हो. सो इट शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिविजन की जरूरत पड़े तो इट शुड बी रिवाइज्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोल रहा है, फर्दर एक्सपाउंड्स दिस प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू इट, yes, very important line is coming. Planning is not a discrete phase of audit. Planning मतलब discrete phase मतलब क्या होता है, एक ही बार बनाना, एक ही काम करते रहो, जो प्लान किया था वही एक बार करना है एंड फिर ऑडिट खत्म हो तब तक जो स्टार्टिंग में सोचा था ना वही होगा, ऐसा नहीं है. बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस. प्लानिंग एक बार करके छोड़ देना नहीं होता है, प्लानिंग कंटिन्यूअसली इटरेटिव रिपीटेटिव करना पड़ता है. दैट ऑफन बिगिन शॉर्टली. कब चालू होता है, शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट. लास्ट ईयर का ऑडिट खत्म हुआ एंड कंटिन्यूज अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट. और इस साल जब तक हमारा ऑडिट खत्म नहीं होगा तब तक प्लानिंग चलता ही रहेगा, बीच बीच में चेंजेस होते रहेंगे. इन शॉर्ट ये लाइन जो आई ना अभी, बिगिन शॉर्टली आफ्टर, ये वाली लाइन आपको किसी में ट्रू और फॉल्स या किसी में भी आ सकता है एमसीक्यू के अंदर. सो बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ईयर ऑडिट and continues until the completion of current year audit engagement.
The auditor shall establish an overall audit strategy. इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए and you need to set the scope, timing and direction of the audit. आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन आपको फिक्स करना है एंड उससे आपको प्लान को गाइडेंस मिलेगा एंड जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्लान का डेवलपमेंट होता रहेगा एज पर दी स्ट्रेटेजी दैट वी हैव डिसाइडेड. सो बेसिकली क्वेश्चन बहुत ईजी है. आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर ऐसे 300 का नाम लिखना है, उसके अंदर क्या बोला है, प्लानिंग एक बार नहीं बार बार करते रहना है एंड प्लानिंग कब स्टार्ट होता है वो आपको बता देना है. बाद में लिखना है स्ट्रैटेजी बना लो, स्ट्रैटेजी के अंदर स्कोप, टाइमिंग और आप लोग डायरेक्शन फिक्स कर लो, अपने आप अपना प्लान क्या डेवलपमेंट होता जाएगा. तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्लान आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. वो ऐसा बोल रहे हैं यार स्ट्रैटेजी और प्लान का क्या लेना देना. बिल्कुल है, बिल्कुल प्लान का और स्ट्रैटेजी का लेना देना है. पहले क्या बनता है, तो पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है. वंस द ओवरऑल स्ट्रैटेजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के प्लान बनाएंगे. An audit plan can be developed to address the various matters. So once the overall audit strategy has been established, plan बनेगा and plan के हिसाब से we will address the various matters identified in the overall audit strategy. ठीक है. taken into account, क्या क्या ध्यान में रखना है, the need to achieve the audit objective, हमारे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्लान बनाना है. थ्रू द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमें अच्छे से हमारे रिसोर्सेज का यूज करना है. सो इन शॉर्ट स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्लान बनाओ. प्लान बनाते समय आपको स्ट्रेटेजी के सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं एंड आपको एक मकसद आपका ध्यान रखना है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड यू नीड टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली. The establishment of oral audit strategy and detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार कर दिया स्ट्रेटेजी तो फाइनल है या प्लान बना दिया तो फाइनल है. डिस्क्रीट या सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, बट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड है. सिंस चेंजेस इन वन में रिजल्ट इन कंसिक्वेंशियल चेंजेस टू अदर. अगर आप थोड़ा सा भी कुछ चेंज करोगे ना, प्लान में थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हो ना, तो उसकी वजह से स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी. या स्ट्रैटेजी बदलते हो तो प्लान भी चेंज करना पड़ेगा. इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस में नहीं होगा. हाँ, एक बार जब स्टार्टिंग में बनाएंगे तो पहले स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पर बीच बीच में अगर आप प्लान में बदलते हो ना तो फिर स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ेगी. सो बाद में वो लोग एक दूसरे से कंसिक्यूटिवली वो लोग इंटर रिलेटेड बन जाते हैं एंड अगर एक में चेंज करते हो तो दूसरे में आपको साइमल्टेनियसली चेंज करना पड़ेगा. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3. Question number 4. The engagement partner of AST and Associates firm of chartered accountants appointed as auditor of Fabric India Limited is considering as to management of key resources to be employed to conduct audit. AST and Associates नई फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और उनको एक कंपनी है फैब्रिक इंडिया लिमिटेड, उसका ऑडिटर अपॉइंट किया है और उनके जो एंगेजमेंट पार्टनर है ही इज़ थिंकिंग कि कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करे ताकि ऑडिट अच्छे से ख़त्म हो जाए. सो द लास्ट लाइन इज आस्किंग डिस्कस हाउ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी वुड असिस्ट द ऑडिटर. कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाने से ऑडिटर को फ़ायदा हो सकता है. बहुत बार MTP में दिया गया है, RTP में दिया गया है एंड ये May 19 में पूछ भी लिया है. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी that sets the scope, timing and direction of audit and that guides the development of audit plan. Audit strategy क्यों बनानी चाहिए? ताकि स्कोप बने, टाइमिंग एंड डायरेक्शन हो ऑडिट का एंड हमारा प्लान डेवलप हो पाए. द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, पूरा प्रोसेस बनाने से असिस्टेंस मिलेगा ऑडिटर को रिगार्डिंग सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. मतलब कौन से सब्जेक्ट पे ऑडिटर को फ़ायदा मिलेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में. सच मैटर्स एज, सबसे पहला द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज. जैसे कि हमें कौन से एरिया में कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी. सच एज द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर. रिसोर्सेज जनरली यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है. अप्रोप्रिएटली कि हमें ये काम के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर हाई रिस्क एरियाज़, क्या हमें कोई एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए कॉम्प्लेक्स मैटर्स के लिए. सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स भी चाहिएगा. वो सब डिसाइड करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है. स्ट्रैटेजी से उसको फ़ायदा होगा कि वो डिसाइड कर पाएगा
के जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, हाई रिस्क एरियाज़ है, कितने टीम मेंबर्स और कहाँ वहाँ पर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है कि नहीं. सेकेंड, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज. पहले तो रिसोर्सेज कितने, रिसोर्सेज कौन से, अब आ रहा है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कितने, सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, कितने मेंबर्स कितने जगह के लिए हमें असाइन करने चाहिए जो ऑब्जर्व करेंगे इन्वेंटरी काउंट एट मटेरियल लोकेशन. हम सब जगह जाके तो इन्वेंटरी को चेक नहीं कर सकते, तो हमें कहाँ जाना चाहिए और कितने लोगों को वहाँ भेजना है वो डिसाइड करने के लिए स्ट्रेटेजी आपको मदद करेगी. द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन द केस ऑफ ग्रुप ऑडिट. अगर आप ग्रुप ऑडिट कर रहे हो, जैसे कि होल्डिंग है, सब्सिडरी कंपनीज का ऑडिट कोई और कर रहा है और आप होल्डिंग का ऑडिट कर रहे हो, तो उनका काम भी तो आपको चेक करना पड़ेगा, एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग द ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन करना पड़ेगा. कंसोलिडेशन के पहले आपको उन सबका काम एक बार रिव्यू करना पड़ेगा. कितना रिव्यू करना है वो आपको स्ट्रैटेजी बनाते समय समझ में आएगा. देन और दी ऑडिट बजट इन आस्क टू अलोकेट टू हाई रिस्क एरियाज. और हमें ये भी डिसाइड करना है कि हमें कितने घंटे कौन से एरियाज़ को देने हैं, हमें बजट बनाना है और उसके लिए स्ट्रैटेजी हमें मदद करेगी. और सेकेंड पार्ट जो था रिसोर्सेज में, हमने पहले बात की लोग कितने चाहिए मटेरियल लोकेशन पर जाने के लिए. अगर ग्रुप ऑडिट है तो दूसरों का काम भी तो चेक करना पड़ेगा और हमें ऑडिट के लिए कितने आवर्स फिक्स करने चाहिए हाई रिस्क एरियाज़ की. तीसरा, व्हेन दिस रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, कब ये रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं. सबसे पहले रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कितने यूज़ करने हैं वो डिसाइड कर लिया. अब कब यूज़ करने हैं, कब, व्हेन द रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड सच एज वेदर एट एन इंटरिम ऑडिट स्टेज, क्या बीच में, या एट की कट ऑफ दैट्स, जैसे कि कोई क्वार्टर एंड है कि 6 महीने के बाद या साल के ख़त्म होने के बाद, कोई कट ऑफ डेट्स पे बुलाना है इन लोगों को, या बीच बीच में कभी भी इनको हम बुला सकते हैं रिसोर्सेज को. ठीक है. देन हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, डिरेक्टेड एंड सुपरवाइज. इन रिसोर्सेज को आप मैनेज कैसे करोगे, उनको डायरेक्शन कैसे दोगे, उनको सुपरवाइज कैसे करोगे, सच एज के टीम का ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग, ब्रीफिंग करना टीम को और उनसे बाद में समरी लेना. सो टीम का ब्रीफिंग डीब्रीफिंग मीटिंग्स कब रखनी है हमें, हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस. एंगेजमेंट पार्टनर या मैनेजर रिव्यू कैसे करेगा, ऑन साइट करेगा कि ऑफ साइट करेगा. And whether to complete engagement quality control reviews. And whether to complete engagement quality control reviews मतलब हमारा जो काम है वो क्वालिटी से हुआ कि नहीं उसका भी रिव्यू करना है. सो कैसे वो सब चीज़ मैनेज करनी है उसका अच्छे से हमको पूरा स्ट्रेटेजी उस चीज़ में हमको मदद करेगी. तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4 कि एक स्ट्रैटेजी हमसे बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है. तो रिसोर्सेज का अमाउंट, कब इनको डिप्लॉय करना है और इनका मैनेजमेंट, डायरेक्शन और सुपरविजन करने में भी हमको स्ट्रैटेजी मदद करती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी आर स्टार्टिंग इज, एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन कंडीशंस और द ऑडिट एविडेंस obtained from the result of audit procedures, the auditor may need to modify the overall audit strategy and audit plan. कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया या सिचुएशन बदल गई या तो हमें कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंस मिले जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हमारी स्ट्रेटेजी या हमारा जो ऑडिट का प्लान है वो बदलना पड़ सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन RTP November 19 and RTP November 18. The auditor shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of audit. ऑडिटर को अपडेट करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को और ऑडिट प्लान को जब जब उसको नेसेसरी लगता है ऑडिट करते वक्त. मतलब एक बार स्ट्रेटेजी बना दी दैट इज़ नॉट फाइनल, आपको बार बार अपडेट करते रहना चाहिए. क्यों करते रहना चाहिए, तो सेकेंड लाइन बोल रही है एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, चेंजेस हो जाती है, कंडीशंस बदल जाती है और या तो ऑडिट एविडेंस हमको ऑब्टेन होते हैं ऑडिट के बाद में जिससे हमको ऐसा लगता है कि द ऑडिटर मे नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. हमें हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान बदलना पड़ सकता है एंड देयर बाय उसकी वजह से हमारा जो रिजल्टिंग प्लान्ड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है आगे के काम के लिए, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क. जिससे हमने क्या किया है, कंसिडरेशन रिवाइज किया है, स्ट्रेटेजी रिवाइज की है, प्लान रिवाइज किया है. हमने ये सोचा होगा कि यार पहले तो हमको रिस्की नहीं लगा था, अब रिस्क बढ़ गई है तो हमें ज़्यादा ऑडिट करना चाहिए, तो उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा.
दिस मे बी द केस व्हेन इन्फॉर्मेशन कम्स टू द ऑडिटर्स अटेंशन. ये कब होता है? जब हमारे ध्यान में ऐसी चीज़ आती है दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन द ऑडिटर प्लान्ड द ऑडिट प्रोसीजर्स. जैसे कि हमारे पास कुछ चीज़ बाद में सामने आती है और स्टार्टिंग में हमारे पास वो चीज़ नहीं थी या हमें वो पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसकी वजह से हमें पूरा स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान अपडेट करना पड़ सकता है. For example, audit evidence obtained through the performance of substantive procedures may contradict the audit evidence obtained through test of controls. हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए थे तब हमको ऐसा लग रहा था, कंट्रोल्स चेक किए थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि सब बराबर है एंड एवरीथिंग इज गोइंग इन दी राइट डायरेक्शन. पर जब हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे थे, मतलब हम लोग एक एक वाउचर चेक कर रहे थे, तब हमें पता चला कि कुछ वाउचर्स पे तो सिग्नेचर ही नहीं था. मतलब कंट्रोल्स के टाइम सिग्नेचर हर चीज़ में हमको दिखा, हमने देखा कि हर साइन होता है, हर चेक के ऊपर साइन होता है. पर जब हम सब्सटेंशिव कर रहे थे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे थे, तब हमें पता चला कि काफ़ी कुछ चीज़ों पे सिग्नेचर होता ही नहीं है एंड तो भी वो चीज़ों का पेमेंट हो जाता है एंड वट एवर अप्रूवल हो जाता है. सो वो चीज़ हमें बाद में समझ आई, फिर इसलिए हमको लग रहा है कि हमें पूरा स्ट्रेटेजी और प्लान बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारा रिस्क बढ़ सकता है एंड कॉन्सिक्वेंटली हमारा ओपिनियन भी बदल सकता है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी शुड चेंज ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, क्योंकि कंडीशंस बदल जाती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Engagement partner of audit firm MKC and Company thinks that planning an audit would involve establishing the overall audit strategy for the engagement and developing an audit plan. जो पार्टनर है एक फर्म का, MKC and कंपनी का, वो सोच रहा है कि प्लानिंग करने में मुझे ऑडिट स्ट्रैटेजी भी चाहिए ताकि मेरा प्लान अच्छे से डेवलप हो सके. सो ऑल्सो एडिक्वेट प्लानिंग वुड बेनिफिट द ऑडिट. प्लानिंग करने से ऑडिट भी अच्छे से हो जाएगा. एनालाइज एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग. आपको क्वेश्चन में पूछा है बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग से क्या मदद मिलती है. आरटीपी एंड सजेस्टेड, ये 4 जगह इसका आपको रेफरेंस मिलेगा. प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. प्लानिंग में सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी बनानी है फॉर द एंगेजमेंट एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान. कभी भी प्लान के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो जैसे ऑडिट भी करना है तो पहले आपको प्लान बनाना चाहिए. प्लान के पहले आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए. उससे मदद क्या मिलेगी. एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग. सबसे पहला बेनिफिट, हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट. हमारी नज़र इम्पॉर्टेंट एरिया पे रहे ताकि हम प्लानिंग में उस चीज़ों को ध्यान में रखें कि जहाँ पर ज़्यादा ऑडिट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा अटेंशन रखने की ज़रूरत है. प्लानिंग से फर्स्ट बेनिफिट इज़ हमारे ध्यान में कोई इम्पॉर्टेंट एरिया, हमारे ध्यान से कोई इम्पॉर्टेंट एरिया रह ना जाए उसके लिए. सेकेंड, हेल्पिंग द ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस. पहले से ही प्लान बना के चलेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम्स पहले से ही हमको पता चल जाए तो उसका टाइम से सॉल्यूशन हो जाए. तीसरा, हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज़ परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. प्लानिंग से करेंगे तो ऑर्गेनाइज वे में आगे जाएंगे, अच्छे से ऑडिट एंगेजमेंट मैनेज हो पाएगा और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारा काम खत्म हो जाएगा. सो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट करने के लिए भी प्लानिंग मदद करता है. फोर्थ, असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. हमें प्लानिंग से टीम मेंबर्स कैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, वो सिलेक्शन में मदद मिलती है. विद अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ कैपेबिलिटी वाले लोग लेने हैं, कॉम्पिटेंस वाले लोग लेने हैं जिनको काम करना आता हो. टू रिस्पॉन्ड टू एंटिसिपेटेड रिस्क, क्या उनको रिस्क को वो जवाब दे पाएंगे, एंटिसिपेट कर पाएंगे. एंड द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क टू देम, और किसको क्या काम देना है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके कॉम्पिटेंस के हिसाब से, उसमें आपको प्लानिंग हेल्प करेगा. सो फोर्थ पॉइंट है टीम मेंबर्स का सिलेक्शन करने में मदद मिलती है. फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्शन एंड सुपरविजन फैसिलिटेट करता है. एंगेजमेंट टीम मेंबर को क्या डायरेक्शन देना है, उनके ऊपर नज़र रखनी है, उनके काम का रिव्यू करते रहना है, उसमें भी आपको प्लानिंग मदद करेगा. एंड सिक्स्थ, असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स मतलब ब्रांच वाले जो ऑडिटर होते हैं, सब्सिडरी कंपनी वाले जो ऑडिटर्स होते हैं, एसोसिएट कंपनीज वाले जो ऑडिटर्स होते हैं, उनको कंपोनेंट्स बोलते हैं. सो हमें सारे लोगों का काम कोऑर्डिनेशन में लेके चलना है. इवन एक्सपर्ट्स अगर इन्वॉल्व है तो एक्सपर्ट्स के काम में को भी कोऑर्डिनेट करके चलना है, उसमें भी आपको प्लानिंग हेल्प करेगा. सो प्लानिंग ओवरऑल आपको हेल्प करता है अटेंशन
पोटेंशियल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में, ऑर्गेनाइज मैनेज करने में, अच्छे टीम मेंबर्स सिलेक्ट करने में, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करने में एंड कोऑर्डिनेशन करने में. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6. अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? प्लानिंग है ना इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, एक बार कर लिया ऐसा नहीं, बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, रिपीटेटिव प्रोसेस. प्लानिंग हर बार करते ही रहना है. एक बार प्लान बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि जब तक ऑडिट खत्म होगा तब तक प्लान अब बनाने की ज़रूरत नहीं है. इसमें कंटिन्यूअसली आपको अपडेशन करते रहना है, रिपीटेशन करते रहना है. और ये कब चालू होता है? दैट ऑफन बिगिन शॉर्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट. प्रीवियस ऑडिट खत्म होता है तब से ही नेक्स्ट ईयर का ऑडिट का प्लान चालू हो जाता है. एंड कब तक नेक्स्ट ईयर का ऑडिट खत्म नहीं होगा तब तक प्लानिंग चलता ही रहेगा. सो एनालाइज एंड एक्सप्लेन, ये लाइन को आपको एक्सप्लेन करनी है. ये लाइन मॉड्यूल में से उन्होंने आपको पूछी है और इसी को आपको एक्सप्लेन करना है. प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज. तो पहले क्या करना है आपको? पहले 3 लाइन रिपीट करनी है. प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट ऑफन बिगिन शॉर्टली after the completion of previous audit and continues until the completion of current audit engagement. ये पूरी लाइन उन्होंने क्वेश्चन वाली पहले लिख दी. अब आपको स्टार्ट करना है. प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़. प्लानिंग में हमें कुछ ध्यान देना है, खास करके टाइम की तरफ ध्यान देना है कि कौन सी एक्टिविटी को कितना टाइम देना है और कैसे करना है. एंड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. आगे का काम करने से पहले हमें इतना काम खत्म कर देना है ताकि आगे का काम हमें कब करना है, कैसे करना है, उसका प्लानिंग हम कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of risk of material misstatement. प्लानिंग में आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करनी है. ऐसा लिखा है, प्लानिंग includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of risk of material misstatement. ये करने से पहले सच मैटर्स आपके ध्यान में होने चाहिए. सबसे पहला, क्या हमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज़ करने चाहिए, मतलब रेशियो एनालिसिस करना चाहिए ताकि हमको पता चले कहाँ कौन से, जैसे सेल्स डेटर्स अपॉन सेल्स कर लिया, जीपी अपॉन सेल्स कर लिया, उससे क्या पता चलेगा? फ्लक्चुएशन से हमको क्या आइडिया आएगा कि यार लास्ट ईयर 20% था, इस बार 30% हो गया, इतना 10% बढ़ कैसे गया, ये डिफरेंस आया. उसकी वजह से हमें समझ में आया कि हमको जीपी सेल्स का ऑडिट अच्छे से करना है. और अगर इसमें डिफरेंस कम आता तो शायद हमें उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. हाँ, चेक तो करना है पर कम. सो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए. सेकेंड, हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, मतलब कौन सा लॉ इनको एप्लीकेबल है इस कंपनी को, और उसका जानकारी चाहिए हमको. जैसे कंपनी लॉ है तो कंपनी लॉ पूरा समझना है कि क्या क्या उसमें खास चीज़ें हैं जो हमको इनका चेक करना है एंड क्या वो लोग उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं. तो सेकेंड में आपने लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेक कर लिया. तीसरा, मटेरियलिटी, हमें कौन से अमाउंट को मटेरियल समझना है और उसके ऊपर के सारे ट्रांजैक्शंस का खास ऑडिट करना है. सो मटेरियलिटी फिक्स करना विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट नीड्स टू बी ऑडिटेड फर्स्ट. सेकेंड, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है कि नहीं वो भी आपको पहले से ही तय कर लेना है. एंड इसके सिवा और क्या क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमें करने चाहिए? इंक्वायरी, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या और भी कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने की ज़रूरत है, वो भी आपको प्लानिंग हेल्प करेगा डिसाइड करने में. सो एनालिटिकल प्रोसीजर, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मटेरियलिटी, एक्सपर्ट्स को रखें कि ना रखें, और भी कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत है कि नहीं. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7 कि प्लानिंग का मतलब क्यों किया जाता है, क्यों, और एक बार नहीं बार बार क्यों करते रहना है, उस लाइन का मीनिंग. अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल. मतलब एक प्रोग्राम बना लिया मैंने से मिस्टर ए के लिए, क्या वही प्रोग्राम मिस्टर बी के कंपनी में ऑडिट करने जाऊंगी तो चलेगा, कि मिस्टर सी की कंपनी में ऑडिट करने जाऊंगी तो चलेगा? तो बोले नहीं, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल. यही लाइन को आपको समझाना है. बिजनेस वेरी इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन. किसी का बिजनेस कुछ अलग होता है, किसी का कुछ और होता है. साइज़ अलग होती है, स्मॉल बिजनेस होता है, लार्ज बिजनेस होता है. बिजनेस के अंदर भी अलग अलग काम होते हैं. रिलायंस का बिजनेस टेलीकम्युनिकेशन में भी है वो लोग, देन टेक्सटाइल में भी है. वैसे कंपोजिशन अलग होता है, नेचर अलग होता है. सो आप एक ही प्रोग्राम हर बिजनेस के लिए यूज़, हर क्लाइंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते.
विच इज सूटेबल टू वन बिजनेस में नॉट बी सूटेबल टू अदर्स। फर्स्ट लाइन में ऐसा ही लिखा है, जो काम हम सूटेबल रख रहे हैं, एक बिजनेस के लिए प्रोग्राम बनाया है, वो दूसरे बिजनेस वाले को एप्लीकेबल ना हो। आप कोई छोटे मेडिकल स्टोर वाले का ऑडिट करने जाते हो और आपसे बड़ी कंपनी का ऑडिट करने जाते हो, तो दोनों के काम करने के तरीके में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो उनका प्रोग्राम भी अलग ही बनेगा। एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बड़ी कंपनीज में इंटरनल कंट्रोल होता भी है, छोटी कंपनीज में तो शायद इंटरनल कंट्रोल जैसा कुछ होता ही नहीं है, वहाँ तो जो ओनर है वही सारा काम कर लेता है। तो कहीं पे एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक करना होगा, कहीं पे नहीं करना होगा। एंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर, और क्या काम कैसे करना है, आर द अदर फैक्टर्स दैट वेरी फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट, और ये हर बार वेरी होता है, असाइनमेंट टू असाइनमेंट मतलब हर क्लाइंट टू क्लाइंट। ऑन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशंस, और इसी वेरिएशंस की वजह से एक ऑडिट प्रोग्राम, वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज इज नॉट प्रैक्टिकेबल। एक ऑडिट प्रोग्राम हर बिजनेस को हर सिचुएशन में चलेगा ऐसा नहीं बोल सकते। हावेवर इट बिकम्स अ नेसेसिटी टू स्पेसिफाई इन डिटेल इन द ऑडिट प्रोग्राम, पर हाँ, ऑडिट प्रोग्राम जब भी बनाते हो डिटेल में आपको लिखना है द नेचर ऑफ वर्क टू बी डन, क्या काम करना है, सो दैट नो टाइम विल बी वेस्टेड, कोई टाइम लोगों का खराब ना हो, एंड वो भी वो मैटर्स पे जो शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। सो क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफाई डिटेल में करो, ऑडिट प्रोग्राम लिखो तो डिटेल में लिखो, उसमें नेचर ऑफ वर्क लिखो, क्या काम करना है, ताकि नो टाइम विल बी वेस्टेड ऑन मैटर्स नॉट पर्टिनेंट टू द एंगेजमेंट, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ऐसी बातों पे जो हमारे एंगेजमेंट, जो हमारे ऑडिट से लेना देना नहीं है। एंड एनी स्पेशल मैटर और एनी स्पेसिफिक सिचुएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ, और कुछ अगर स्पेशल मैटर हो, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो जिसको हमें खास ध्यान में रखना है, तो वो भी हमारे ध्यान में आ जाए, इसलिए हमें ऑडिट प्रोग्राम डिटेल में बनाना चाहिए। पर हाँ, हर कंपनी के लिए अलग अलग बनेगा, एक ही ऑडिट प्रोग्राम हर सिचुएशन में हर कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9। The utility of audit program, that is question 9, can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operations and internal control under periodic review so that inadequacies or redundancies of the program can be removed. वो क्या बोल रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम को आप रिटेन कर सको, एनहांस कर सको, ओनली यूटिलिटी उसकी रिटेन कर सको, एनहांस कर सको ओनली बाय कीपिंग प्रोग्राम एंड ऑल्सो द क्लाइंट्स ऑपरेशंस अंडर पीरियोडिक रिव्यू। आपको उसका पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए, क्लाइंट के काम को भी एंड अपने प्रोग्राम को भी, ताकि कोई रिडंडेंसी ना हो। रिडंडेंसी मतलब आउटडेटेड काम हमारे ध्यान से निकल जाए और कोई नई चीज़ हो तो वो हमारे ध्यान में आ जाए। डन। सो उसका आंसर कैसे लिखना है, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम हेडिंग डालना है आपको। सो देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू असेस वेदर द सेम कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट। आपको ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक चेकअप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? चेक करने के लिए कि क्या वो एडिक्वेट है, मुझे अभी भी मेरे लायक है कि नहीं, फॉर ऑब्टेनिंग रेक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजेक्शंस। अगर हम क्लाइंट के वहाँ जाएंगे यही प्रोग्राम लेके, तो क्या यही नॉलेज और यही तरीका हमको हेल्प करेगा एविडेंस कलेक्ट करने में? Unless this is done, any change in the business policy of the client may not be adequately known. अगर आपने ये नहीं किया, आपने रिव्यू नहीं किया, प्रोग्राम का भी नहीं किया और बिजनेस का भी नहीं किया, क्लाइंट ने कुछ नया काम स्टार्ट किया हो, कुछ नई पॉलिसी बनाई हो, उसको आपने चेक ही नहीं किया, सो उसकी कोई भी पॉलिसी अगर चेंज हुई होगी क्लाइंट की, तो वो आपके ध्यान से निकल जाएगी एंड कॉन्सिक्वेंटली वो नई पॉलिसी से जो भी काम किया होगा, ऑडिट वर्क में नॉट बी कैरिड ऑन, राइट। तो आप उसके ऊपर करीब करोगे भी ऑडिट वर्क, तो भी ऑब्सोलेट प्रोग्राम के हिसाब से करोगे और वो आपके पार्ट पे नेग्लिजेंस माना जाएगा। डन। The whole audit may be held as negligently conducted and the auditor may have to face legal consequences, और इसीलिए ये आपकी लापरवाही मानी जाएगी, नेग्लिजेंस माना जाएगा एंड आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप देख लो, इफ द ऑडिट प्रोग्राम फॉर द ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ फाइनेंस हाउस ड्रॉन अप अ नंबर ऑफ ईयर्स अगो। एक फाइनेंस हाउस है जिसका काम है फाइनेंस देना, ठीक है, उसका हमने ऑडिट किया था और वो ऑडिट प्रोग्राम हमने बनाया था कुछ साल पहले। फेल्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन इन दैट द प्रीवियस पॉलिसी ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ अ व्हीकल हैज बीन चेंज टू फाइनेंसिंग ऑफ रियल एस्टेट। पहले हम खाली जो पॉलिसी हमने बनाई थी वो सिर्फ व्हीकल फाइनेंसिंग की बनाई थी, अब हम व्हीकल के साथ साथ रियल एस्टेट का भी फाइनेंसिंग देते हैं। ये देखो पॉलिसी बदल गई, फिनांस व्हीकल से फिनांस रियल एस्टेट बदल गया
और आपने खाली व्हीकल की पॉलिसी ही ध्यान में रखी थी, आपने अपडेट नहीं किया क्योंकि आपने कुछ साल पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाया था, तो होल ऑडिट कंडक्टेड देयर अंडर वुड बी एंटायरली मिसडायरेक्टेड, आपका पूरा जो ऑडिट हुआ पूरा मिसडायरेक्ट हो जाएगा एंड मे रिजल्ट इन टू नथिंग मोर देन अ फार्स। फार्स मतलब आपका सारे एफर्ट्स फेल चले गए एंड आपने जितना भी काम किया वो जीरो हो गया। सो द यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन्ड एंड एनहांस्ड ओनली। ये क्वेश्चन की लाइन आपको रिपीट करनी है। कौन सी वाली? क्वेश्चन की। देखो यूटिलिटी से स्टार्ट हुआ था ना, तो सेकंड पैराग्राफ देखो आप, utility of audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operations and internal control under periodic review so that the inadequacies or redundancies of the program may be removed. इतना तो क्वेश्चन ही है। However, as a basic feature, audit program not only lists the task to be carried out but also contains a few relevant instructions. देखो ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि भाई काम कैसे करना है, तो उसमें टास्क तो होते ही है, राइट, कि क्या क्या टास्क हमको करने हैं, पर साथ साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। इंस्ट्रक्शंस एज इन लाइक द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, कितना चेक करना है आपको वहाँ जाके, सैम्पलिंग प्लान, सैंपल कैसे करना है, सैंपल कितने कितने चेकिंग करनी है आपको, ये सब भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में लिखे हुए होते हैं। सो लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज्ड बाय द प्रिंसिपल। अब यार बॉस चेंज करेगा प्रोग्राम, अगर आप जाओगे, आप तो आर्टिकल्स हो, आप चेंज करोगे तो बॉस क्या बोलेगा कि तुझे मुझसे ज़्यादा आता है क्या, राइट। तो आप क्या चाहते हो कि प्रिंसिपल आप ही चेंज करो। तो जब तक प्रिंसिपल ऑफिशियली चेंज नहीं करेगा, जो भी असिस्टेंट है, जो भी वो काम करेगा, वो अनफेलिंगली जो भी पुराना वाला काम है वही करेगा, राइट। तो डेप्यूटेड ऑन द जॉब शुड अनफेलिंगली कैरिड आउट द डिटेल्ड वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गवर्निंग द वर्क। और वो इंस्ट्रक्शंस में जो लिखा होगा वो तो उस हिसाब से ही काम करेगा। Many persons believe that this brings an element of rigidity in the audit program. देखो बॉस ने लिख दिया है, बॉस जो बोलेंगे वही हमको करना पड़ेगा। सेम घर में अगर डैड बोलते हैं आपको, पापा बोलते हैं आपको काम करना है, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पापा ने बोला है तो करना ही पड़ेगा, भले ही आपके दिमाग में कुछ और आइडिया है, आपको ऐसा लगता है नहीं ठीक है चलो पापा बोल रहे हैं तो उस तरीके से ही करते हैं। सेम अगर बॉस बोलता है आपको कि ऑडिट इसी तरीके से करना है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है बॉस ने बोला है तो बॉस सही होंगे, और आपको अपना व्यू पॉइंट रखने का मौका भी नहीं मिलेगा। भले ही आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया आया हो कि बॉस इस तरीके से कर सकते हैं ना, पर आप नहीं बोलोगे और इसकी वजह से प्रोग्राम में रिजिडिटी आ जाती है। सो दिस इज नॉट ट्रू प्रोवाइडेड, अगर आप पीरियोडिक रिव्यू करते रहते हो, दिस इज नॉट ट्रू प्रोवाइडेड द पीरियोडिक रिव्यू इज अंडरटेकन टू कीप द प्रोग्राम एज अप टू डेट एज पॉसिबल। एंड इसीलिए पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए। एंड बाय एनकरेजिंग द असिस्टेंट्स, और पीरियोडिक रिव्यू बॉस को टाइम नहीं है तो असिस्टेंट्स को एनकरेज करो कि असिस्टेंट्स आप वहां जाके ऑडिट करते हो, जो ऑन द जॉब बोलते हैं ना, ऑन द जॉब मतलब जो एक्चुअली में वहां जाके ऑडिट करते हैं, उनको एनकरेज करो कि उसको सारे सेलिएंट फीचर्स वहां जाके क्लाइंट के वहां चेक करने हैं और बॉस को कन्वे करना है कि बॉस इनके वहां ये चेंजेस हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोग्राम में भी हमको ये उनके फंक्शंस के हिसाब से चेंजिंग करना पड़ेगा। सो दैट वाज द आंसर कि आप जो भी प्रोग्राम बनाओ कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट करते रहो। Let's start with question number 10. Explain the significant points auditor would consider while developing an audit program. Auditor को audit program बनाते समय कौन से points ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहले audit program written होना चाहिए। The auditor should prepare a written audit program setting forth the procedures that are needed to implement the audit plan. सारे procedures लिख दो उसमें, जिससे आपका plan achieve हो जाए। So program प्लान के बाद बनता है, प्लान के हिसाब से आपको उसके अंदर पॉइंट्स लिखते जाना है कि हमें प्रोग्राम में क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या काम करने हैं। सो ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट्स, आपको प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिससे आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए एंड असिस्टेंट्स को इंस्ट्रक्शन भी मिल जाए। तो प्रोग्राम में ऑल्सो कंटेन द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया एंड शुड हैव सफिशिएंट डिटेल्स टू सर्व एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस की जरूरत किसको पड़ती है? असिस्टेंट्स को पड़ती है, जो भी ऑडिट कर रहे हैं, इन्वॉल्व इन द ऑडिट एंड एज अ मीन्स टू कंट्रोल द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। सो रिटर्न बनाना, ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, इंस्ट्रक्शंस मिल जाए असिस्टेंट्स को, उसके हिसाब से बनाना। Third, reliance on internal controls. In preparing the audit program, the auditor having an understanding of accounting system and related internal controls may wish to rely on certain internal controls. आपको कितना internal control पे भरोसा रखना है, क्योंकि देखो internal control का जो काम है, जो उन्होंने implementation किया है, डिज़ाइन किया है, वो मैनेजमेंट वालों ने किया है। अब आपको चेक करना है, भरोसा रखना है कि नहीं रखना है, ज़्यादा रखना है कि कम रखना है, क्योंकि internal controls से आपको
आगे का काम समझ में आएगा, क्योंकि कंट्रोल्स अगर वीक है तो आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज़्यादा करने पड़ेंगे और कंट्रोल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे. सो अकॉर्डिंगली इसलिए हमको सोचना है कि क्या करें, ज़्यादा भरोसा करें अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल के, वेदर आई विश टू रिलाई ऑन सर्टेन इंटरनल कंट्रोल्स, ताकि मुझे डिटरमाइन करने में समझ आए कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आगे के प्रोसीजर्स का मुझे क्या रखना है. The auditor may conclude that relying on certain internal controls is an effective and efficient way to conduct his audit. Rely करो ताकि आपका ऑडिट एफिशिएंटली और अच्छे से ख़त्म हो जाए. However, ऑडिटर कभी कभी ना भी बोल सकता है कि नहीं नहीं मुझे इनके इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा नहीं रखना है. The auditor may decide not to rely on internal controls when there are other more efficient ways. अगर उसको लगता है कि यार इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा करने से तो बेटर है और तरीके से हम प्रूफ निकाल लेते हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल तो इन्होंने ही बनाया है, अब ये लोग ही इंटरनल कंट्रोल बनाने वाले हैं, तो क्या पता ये लोग तोड़ते भी होंगे तो पकड़ में बहुत जल्दी से आएगा नहीं, इनका कोई भी फ्रॉड होगा, तो बेटर है कोई और एफिशिएंट वेज है मेरे पास में, मैं उस तरीके से एविडेंस ढूंढ लेता हूँ. तो बेटर नॉट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स. द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर्स. टाइम डिसाइड कर लो. कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी असिस्टेंस, किसी की ज़रूरत पड़े तो उसका आप हेल्प ले लेना. एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट, मतलब कभी कभी क्लाइंट को बोल देना कि हम आएंगे आपकी तरफ से, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करोगे, हम जो चीज़ें मांगेंगे आप हमको दोगे. अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए. एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स और एक्सपर्ट्स. मैं अकेला कर लूँगा काम, मैं अकेली कर लूँगी काम, कि मुझे किसी और को भी ज़रूरत पड़ेगी इन्वॉल्व करने की, वो भी आप सोच लेना. एक्सपर्ट्स को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप खुद ही कर लोगे, कुछ एरिया का नॉलेज शायद आपको ना हो, तो वो सब सोच के ही आप ऑडिट प्रोग्राम बनाना. ठीक है. फोर्थ, टाइमिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. प्रोग्राम में ये भी लिखना कि कौन सा ऑडिट प्रोसीजर कब करना है. तो ऑडिटर नॉर्मली हैज फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट. नॉर्मली तो यार आपको जब करना हो कर सकते हो. हाउएवर इन सम केसेस द ऑडिटर मे हैव नो डिस्क्रिशन. कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके ऊपर ऑप्शन ही नहीं होता है. डिस्क्रिशन मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. एज टू टाइमिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको इन्वेंटरी चेक करना हो तो आपको साल के एंड में ही जाना पड़ेगा, या तो क्वार्टर एंड पे, या तो 6 मंथ्स के एंड पे ही जाना पड़ेगा, और उसी दिन जाना पड़ेगा जिस दिन मैनेजमेंट वाले इन्वेंटरी काउंट कर रहे हैं. तो वो टाइम आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं रहा ना, क्योंकि आपको उसी दिन जाना पड़ेगा. अदरवाइज बाकी चीज़ें चेक करनी है तो आप कभी भी जा सकते हो क्लाइंट के वहाँ, कभी भी चेक कर सकते हो. So for example, when observing the taking of inventories by client personnel or verifying the securities and cash balance at the year end पे अगर आपको इन्वेंटरी चेक करनी है, सिक्योरिटीज चेक करनी है, कैश बैलेंस देखना है, तो आपके पास टाइमिंग का ऑप्शन नहीं है, आपको उसी टाइम पे जाना पड़ेगा. अदरवाइज आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है दूसरे काम करने की. डन. अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम ऐसा बनाना कि पूरा प्लानिंग कवर हो जाए. तो ऑडिट प्लानिंग आइडियली कमेंसेस एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ऑडिट. ऑडिट प्लान कब से चालू हो जाता है? लास्ट ईयर का ऑडिट खत्म होता है, तब से नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग चालू कर देते हैं. एंड अलॉन्ग विद द रिलेटेड प्रोग्राम इट शुड बी रिकंसीडर. प्रोग्राम के साथ साथ प्लानिंग को भी रिकंसीडर करते रहना चाहिए. मॉडिफिकेशन कुछ करने पड़े तो मॉडिफिकेशन भी करते रहना चाहिए एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस. Such consideration is based on auditor's review on the internal control. ये कंसिडरेशन ऐसा है कि हमने जब काम स्टार्ट किया था तब इनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा लग रहा था, पर जब हम एक्चुअली में टेस्ट कर रहे थे इंटरनल कंट्रोल को, तब हमको इनकी बहुत सारी गलतियां मिली. अब वो गलतियों को सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्लान रिवाइज करना पड़ेगा, और प्लान रिवाइज करोगे तो प्रोग्राम भी रिवाइज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन में कुछ और था एंड द रिजल्ट्स ऑफ हिज कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पूरे उसको बदलने पड़ेंगे. So that was question number 10. Now comes question number 11. Question number 11, the auditor shall document the overall audit strategy, audit plan, and any significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan and the reasons for such changes. आपको सब लिख के रखना है. आपकी स्ट्रैटेजी क्या बनाई थी, प्लान क्या बनाया था, चेंजेस किए थे क्या उसमें, स्ट्रैटेजी में किए थे क्या, प्लान में किए थे क्या, अच्छा किए थे तो कारण क्या था, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है. यस, ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट, वापस रिपीट करना पूरा क्वेश्चन, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान and any significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan and the reasons for such changes. ये तो क्वेश्चन ही हो गया. The documentation of the overall audit strategy is a record of key decisions considered necessary. Documentation रखने से क्या फ़ायदा होता है? एक रिकॉर्ड रहता है हमारे पास कि डिसीजन लेने के पीछे क्या कारण था.
नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट, हमें समझ आए कि हमें हमारा ऑडिट कैसे प्लान करना है, एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम। स्ट्रैटेजी अगर हमारे पास लिखी हुई होगी तो हमें डिसीजंस लेने में मदद मिलेगा, प्लान करने में मदद मिलेगा, एंड एंगेजमेंट टीम को क्या कम्युनिकेट करना है वो समझ आया हमको कि क्या काम उनको सौंपना है। For example, the auditor may summarize the overall audit strategy in the form of memorandum. एक स्ट्रैटेजी को आप समरी बना के एक मेमोरेंडम में रख सकते हो, उसमें की डिसीजंस लिख सकते हो रिगार्डिंग ओवरऑल स्कोप हमारे काम का क्या है, टाइमिंग क्या है, एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट, ऑडिट क्या सोच के करना है, कैसे करना है। The documentation of the audit plan is a record of planned nature, timing। अभी आपने स्ट्रैटेजी का देखा, अब सेकेंड है प्लान का। प्लान का रिकॉर्ड क्यों रखना चाहिए? प्लान का रिकॉर्ड मतलब आपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट रखा होगा ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का तो वही इंक्वायरी करी, इन्वेस्टिगेशन किया, इंस्पेक्शन किया, एनालिटिकल प्रोसीजर किया, रिकैलकुलेशन किया, ये सब क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ताकि आपको रिस्की एरिया पता चले और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आप डिसाइड कर पाओ एट द असर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क। अगर आपको ज़्यादा रिस्क मिली है तो वहाँ पर ऑडिट ज़्यादा करना है। सो डॉक्यूमेंटेशन रख के चलना, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट का। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। एक रिकॉर्ड रहता है प्लानिंग का एंड ऑडिट प्रोसीजर्स का, ताकि हम कोई भी काम स्टार्ट करें उसके पहले उसको रिव्यू कर पाए और अप्रूव कर पाए प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। काम करने से पहले अप्रूव हो जाए, रिव्यू हो जाए। द ऑडिटर में यूज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स और ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट टेलर्ड। देखो आप स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम भी यूज कर सकते हो, या आप ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट भी रख सकते हो कि क्या क्या काम हो गया है तो टिक करते जाओ। टेलर्ड मतलब अपने हिसाब से बनाते जाओ, अपने अपने हिसाब से उसको पॉइंट्स लिखते जाओ एज नीडेड टू रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टेंसेज। देखो कोई स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम होता है ना, उसमें कॉमन पॉइंट्स होते हैं कि हर कंपनी में ये कॉमन पॉइंट्स तो आपको चेक करने ही हैं, और उसमें एडिशनल पॉइंट आप डालते जाओ जो आपको टेलर मतलब को जो कंपनी में गए हो उसके हिसाब से जो एडिशनल पॉइंट्स आपको लगते हैं कि ये ऐड कर देने चाहिए वो ऐड कर दो। सो पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टेंसेस के ध्यान से आपको वो ऐड कर देना है। रिकॉर्ड में रहेगा a record of significant changes to overall audit strategy and the audit plan and resulting changes to the planned nature, timing and extent of audit procedure। अगर आप स्ट्रैटेजी का रिकॉर्ड है उसमें चेंज करते हो, देखो आपने पहले तो स्ट्रैटेजी चेंज कर ली, प्लान चेंज कर लिया, सिग्निफिकेंट चेंजेस जो आपने किए हैं स्ट्रैटेजी में और प्लानिंग में, उसकी वजह से आपका प्लान्ड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर्स का भी बदल गया। सो उससे रिकॉर्ड रखने से क्या होगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा व्हाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड, क्यों आपने चेंजेस किए थे, एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान फाइनली अडॉप्टेड फॉर द ऑडिट, और फाइनली आपने क्या डिसाइड किया था। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, और हमने क्या क्या चेंजेस किए थे ऑडिट करते करते, कैसे रिस्पॉन्ड किया था उस सिचुएशन को, वो भी आपके रिकॉर्ड में रहेगा। फॉर इंस्टेंस मतलब कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, द फॉलोइंग थिंग शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ें खास आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होनी चाहिए। समरी ऑफ डिस्कशंस विद द एंटिटीज की डिसीजन मेकर्स, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वालों से आपने काम करते समय क्या क्या डिस्कशंस किए थे, प्लीज उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखना। सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज वेयर रिक्वायर्ड, हमने कोई भी काम करने से पहले जो कंपनी में ऑडिट कमिटी है उसका अप्रूवल लिया था तो वो अप्रूवल का कॉपी रखना कि हमने देखो इनसे पूछ के प्री अप्रूवल लेके ये सर्विसेज की थी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर मतलब हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी है एक्सेस करने का हमें हक है। एंड ऑडिट जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करेंगे, राइट, we want कि we should have access to that letters. Other communication or agreements with management or those charged with governance regarding the scope, changes in scope of our services, और भी कोई communication या agreement करते हो मैनेजमेंट के साथ या those charged with governance के साथ regarding आपका scope, क्या ऑडिट करोगे, क्या तो नहीं बोल सकते, आप क्या कितना टाइम में ऑडिट करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो सब चीज़ें आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करनी है कि हमने इनको टाइम टू टाइम बताते रहे थे। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एंटिटीज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर की रिपोर्ट भी आपको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रखनी है। अदर रिपोर्ट्स एज स्पेसिफाइड इन द एंगेजमेंट एग्रीमेंट, और भी कोई रिपोर्ट्स आपको रखनी चाहे तो डॉक्यूमेंटेशन में रखना, जैसे कि डेट कोवेनेंट, मतलब अगर कोई लोन लिया होता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होता है, तो डेट कोवेनेंट का एग्रीमेंट होगा, उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, वो कंप्लायंस लेटर आपको चेक करना है, क्योंकि बैंक की तरफ से कोई लेटर आया हो सकता है कि इन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं किया, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लेटर आया हो सकता है कि इन्होंने ये टर्म्स का पालन नहीं किया। ये सारी चीज़ें, सारी रिपोर्ट्स आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में रखनी है।
बाकी आप फाइनल डिसीजन लो तो आपको समझ आए कि इस कंपनी के बारे में हमें क्या ओपिनियन देना है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमने देख लिया कि स्ट्रैटेजी, प्लान और सिग्निफिकेंट चेंजेस का हमको रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, उसमें हम मटेरियलिटी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. मटेरियलिटी डिसाइड करने के टाइम आपको प्रोफेशनल जजमेंट रखना पड़ता है. अ परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू अ चोजन बेंचमार्क. एक बेंचमार्क फिक्स करना पड़ता है, उसको आपको चोजन बेंचमार्क मतलब उसको आपको पहले फिक्स करना है कि परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है स्टार्टिंग पॉइंट पे इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल. तो आपको बस वही क्वेश्चन पूछा है कि कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान रखने चाहिए कि बेंचमार्क किसको लेना चाहिए, किसके ऊपर परसेंटेज मटेरियलिटी का फिक्स करना चाहिए, वही क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं. So determining materiality involves the exercise of professional judgment. A percentage is often applied to a chosen benchmark. एक materiality determine करने के लिए आपको प्रोफेशनल जजमेंट की ज़रूरत है. एक परसेंटेज लेना है आपको और बेंचमार्क के ऊपर उसको अप्लाई करना और अमाउंट डिसाइड करना है कि कितने अमाउंट से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स आपको चेक करना है. वो अमाउंट ही तो फिक्स करना है हमको. वो अमाउंट फिक्स करने के लिए हमको एक बेंचमार्क लेना है, उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करना है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल. तो फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क. अब बेंचमार्क किसको लूँ, उसमें कुछ फैक्टर्स मुझे ध्यान में रखने हैं. सबसे पहले कि कौन सा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एलिमेंट मुझे लेना चाहिए. मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बेंचमार्क मुझे लेना है, क्या असेट को लूँ, लायबिलिटीज़ को लूँ, इक्विटी के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करूँ, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, किसको मैं बेंचमार्क ट्रीट करूँ. तो उसके लिए सबसे पहले एलिमेंट क्या लूँ. फिर आपको देखना है क्या वेदर देयर आर आइटम्स ऑन विच अटेंशन ऑफ यूजर्स ऑफ पर्टिकुलर एंटिटीज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स टेंड टू बी फोकस्ड. क्या ऐसे कोई आइटम है जिस पे हमारे यूजर्स का मोस्टली ध्यान रहता है. ये एंटिटी, ये कंपनी के मोस्टली यूजर्स को क्या किस पे ज़्यादा रस है, बोलते हैं ना, इंटरेस्ट है. उसका एग्जाम्पल सोचो कि अगर कोई भी कंपनी है, उसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है तो यूजर्स को क्या देखना है, प्रॉफिट देखना है या उनका नेट एसेट्स देखना है या उनके सेल्स देखना है. तो आप इसको भी सोच के बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हो. तो आप कभी एसेट को, लायबिलिटी को डायरेक्टली भी ले सकते हो, यूज़र के साइड से सोच के भी ले सकते हो कि चलो यूज़र्स को प्रॉफिट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो प्रॉफिट आप बेंचमार्क ले सकते हो. आप रेवेन्यू, सेल्स ज़्यादा बेंचमार्क ले सकते हो, नेट एसेट्स बेंचमार्क ले सकते हो. ठीक है, तो सेकेंड है यूजर्स के साइड से सोचो. थर्ड है नेचर ऑफ द एंटिटी. नेचर ऑफ द एंटिटी किस टाइप की है, वेदर द एंटिटी इज एट इन इट्स लाइफ साइकिल एंड द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स. कौन से स्टेज पे है हमारी कंपनी एंड कौन से एनवायरनमेंट में वो वर्क कर रही है, इंडस्ट्री कौन सी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, द एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है एंड द वे इट इज़ फाइनेंस्ड. मतलब क्या इक्विटी है, क्या डिबेंचर से भी फाइनेंस्ड है, कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो भी आपको देखना है. फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है जो फाइनेंस सोली बाय डेट रादर देन इक्विटी, मतलब उसमें जो पैसा आता है मोस्टली डेट से ही आ रहा है, इक्विटी से नहीं आ रहा है. तो यूजर्स के साइड से सोचो तो यूजर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होगा, मोर एम्फेसिस ऑन असेट्स. क्यों, असेट्स से ही तो वो पैसा चुका पाएंगे ना. असेट्स उनके पास कितनी है कि वो डेट चुका भी पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे. तो उस केस में यूजर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा उनके असेट्स पे, क्या असेट्स इन्होंने कहीं गिरवी रखवाई है, क्या क्लेम्स ऑन देम, देन ऑन द एंटिटीज अर्निंग. उनको अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको डेट से पैसा, अगर डिबेंचर इशू करके कोई कंपनी पैसा ले रही है तो वो अगर पैसा ना चुका पाई तो सामने उनके पास असेट्स इतने होने चाहिए ना. तो वो असेट्स है कि नहीं, कहीं पे इन्होंने क्लेम्स तो नहीं, मतलब कहीं पे इन्होंने गिरवी तो नहीं रखवा रखे. वो सब चीज़ें इनको सोच के फिर बेंचमार्क डिसाइड करना है. एंड द फोर्थ इज रिलेटिव वोलाटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क. बेंचमार्क है ना एकदम वोलाटाइल नहीं होना चाहिए, मतलब बार बार इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो वैसा बेंचमार्क नहीं होना चाहिए. बेंचमार्क रिलेटिवली वोलाटिलिटी उसकी कम होनी चाहिए, ऐसा बेंचमार्क आपको चूज़ करना है. सो 4 चीज़ें देखना, एलिमेंट्स यूजर्स की साइड से सोच लो, एंटिटी कौन सी लाइफ साइकिल में है, कौन सी इंडस्ट्री इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वर्क करती है, एंड वोलाटिलिटी देख लो बेंचमार्क की. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है. अर्पणा हॉस्पिटल्स लिमिटेड हैविंग ग्रॉस प्रोफेशनल चार्जेस ऑफ ₹50 crores is engaged in providing healthcare services. STP and company, a firm of auditors, is appointed as its auditors. एक हॉस्पिटल है, प्रोफेशनल चार्जेस उनके टोटल 50 crores हैं, हेल्थ केयर की सर्विस देती है, आपको ऑडिटर अपॉइंट किया है.
एडवाइस व्हाट स्पेशल पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। आपको हॉस्पिटल के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाना है कि इस हॉस्पिटल में ऑडिट करने जाओगे तो आप क्या क्या चेक करोगे। तो सबसे पहले फॉर द पर्पज ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहले स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। स्कोप में रहना, हद में रहना, लिमिटेशंस ध्यान में रखना कि आपको इतना ही काम करना है। सबसे पहले तो वो ध्यान में रखना। सेकेंड, एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल, मतलब क्या क्या एविडेंस मुझे सीधे ही मिल सकते हैं, एंड उसमें से कौन सा बेस्ट एविडेंस रहेगा ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये कंपनी ये हॉस्पिटल अच्छा है। सो रीजनेबली अवेलेबल एविडेंस कौन सा, उसमें से बेस्ट कौन सा। तीसरा, वैसे ही स्टेप्स या प्रोसीजर्स करो जिससे आपका पर्पस अचीव होता हो। तो अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। वही स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स करो जिससे आपको लग रहा है कि मेरा पर्पस अचीव हो जाएगा। फिर फोर्थ, सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर की ध्यान में रख लेना प्रोग्राम बनाते समय। सारी एरर्स, सारी चीज़ें, पॉसिबिलिटीज कवर हो जानी चाहिए। एंड फिफ्थ, जो भी करो कोऑर्डिनेशन से करना, ऐसे करना, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाई टू रिलेटेड आइटम्स। जो भी करो कोऑर्डिनेशन से करना, सारे प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेशन में रख के चलना जो भी आइटम्स पे आप ऑडिट कर रहे हो। सो ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है प्रोग्राम बनाते समय, फिर ही प्रोग्राम बनाने का काम स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रीफली मेंशन द मैटर्स दैट आर रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। आपको एक क्लाइंट के वहाँ जाना है, फिजिकली इन्वेंटरी काउंटिंग के टाइम वहाँ पर रहना है, तो आपको कौन से मैटर्स ध्यान में रखने चाहिए। मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। तो आपको सबसे पहले नेचर ऑफ इन्वेंटरी, किस टाइप की इन्वेंटरी है, मतलब क्या इनका ऑयल का बिजनेस है, क्या इनका बिस्किट्स का बिजनेस है, मतलब किस टाइप की इन्वेंटरी है। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इनका एक वर्क इन प्रोग्रेस का कंप्लीशन स्टेज होता होगा कि कितना % कंप्लीट हो गया है, वो भी आपको चेक करना है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंटरी, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इन्वेंटरी में, आपको वो भी आपको प्लानिंग के टाइम पे ध्यान रखना है। नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल कैसा है वो भी चेक करना है इन्वेंटरी के वहाँ पर, मतलब इन्वेंटरी का अंदर आना, इन्वेंटरी का जाना, इन्वेंटरी का रिसिट्स, इश्यूज, वो सब रिकॉर्ड होता है कि नहीं, कौन रिकॉर्ड करता है, क्या वो बंदा परमानेंट है, कि उसके पास में कितना कंट्रोल है। Everything internal control should be checked. Whether adequate procedures are expected to be established and proper instructions issued for physical inventory counting. आपने adequate procedures किए हैं वहाँ पर इन्वेंटरी काउंटिंग करने जाने से पहले, सबको गाइड किया है कि वहाँ जाके क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो सब भी आपको प्लानिंग के टाइम पे देख लेना है। द टाइम ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी, कब जाना है वो भी तो फिक्स करो। यस, कब जाना है। देन वेदर द एंटिटी मेंटेन्स अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, क्या ये लोग परपेचुअल मेंटेन करते हैं, परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, और पीरियोडिक मतलब कुछ महीने या कुछ एट द ईयर एंड वॉट एवर। पीरियोडिक इन्वेंटरी काउंटिंग ही होता है, बाकी आपको खुद से पूछ लेना है कि ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर लोकेशन एट विच द इन्वेंटरी, कौन से लोकेशन पे हमको जाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मटेरियलिटी ऑफ द इन्वेंटरी, कि वहाँ पर जाए कि ना जाए। छोटा मोटा अगर जगह है, ज़्यादा वहाँ पर स्टॉक नहीं है तो वहाँ नहीं जाके, कोई बड़ा जैसे एक कंपनी है उसकी बहुत ब्रांचेज है, पूरे इंडिया में उसकी ब्रांचेज है, तो आपको कौन सी ब्रांच पे जाना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, टेकिंग इनटू अकाउंट द मटेरियलिटी, कहाँ पर स्टॉक ज़्यादा पड़ा है, एंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट डिफरेंट लोकेशन। वहाँ जाना, कैसे जाना, रिस्की है, जा भी पाओगे कि नहीं, वहाँ पर ज़्यादा इन्वेंटरी नहीं है, आप ज़्यादा रिस्क मत लो, एंड ऑल वो सब चीज़ें आपको देखनी है। और वहाँ पर नहीं जाके भी काम होता हो तो वैसे इन्वेंटरी लोकेशन पे आप मत जाओ। इन डिसाइडिंग एट विच लोकेशन अटेंडेंस इज अप्रोप्रिएट, सारे लोकेशन पे आप जा नहीं सकते, ऑडिट का काम आपको खत्म करना है, वरना तो पूरे साल घूमते ही रहोगे। इसीलिए वेदर द असिस्टेंस ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज नीडेड, और ये काम में क्या आपको किसी एक्सपर्ट का काम चाहिए, क्या उसकी मदद चाहिए, वो भी आप डिसाइड कर लेना प्लानिंग करते समय, क्या उसको भी ले जाना पड़ेगा साथ में। सो ये सब चीज़ें हैं आपको जो इन्वेंटरी काउंटिंग के टाइम पे ध्यान रखनी है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आ रहा है, एम कंपनी वाज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ IGI लिमिटेड। एज एन ऑडिटर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू वुड कंसीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। हमें कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए ओवरऑल ऑडिट प्लान करते समय, कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है, दैट इज द क्वेश्चन। Question number 15. M&N Company was appointed as auditor of IGI Limited. As an auditor, what are the factors that would be considered
इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। सो डेवलपमेंट ऑफ एन ओवरऑल प्लान में क्या आपको ध्यान में रखना है? द ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग मैटर्स इन डेवलपिंग दिस ओवरऑल प्लान फॉर द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड द कंडक्ट फॉर ऑडिट। प्लान बनाते समय आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मैटर्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए? सबसे पहले टर्म्स ऑफ हिज एंगेजमेंट एंड स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंगेजमेंट किस टर्म पे आपका हुआ है, मतलब आपने क्लाइंट के साथ क्या टर्म्स रखी है, एंड आपको कंपनी लॉ ने या जो भी स्टैट्यूट है उसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशन, आपको कब कब कौन से टाइम को रिपोर्ट सबमिट करनी है, क्या लास्ट डेट है और किस टाइप की रिपोर्ट सबमिट करनी है। तीसरा, द एप्लीकेबल लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, लॉ में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है प्लान बनाते समय। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लाइंट ने क्या अडॉप्ट किए, क्या चेंजेस किए हैं क्या उसके अंदर, वो भी आपको देखना है। द इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स ऑन द ऑडिट। न्यू अकाउंटिंग मतलब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नया आ रहा है, कोई इंड AS का नया आ रहा है, कोई IFRS नया आ रहा है, या कोई स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग नया आ रहा है, तो उसका असर आपके प्लान पे भी आ सकता है। देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज़, कौन से एरियाज़ खास आपको ऑडिट के अंदर चेक करने हैं। सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी लेवल्स फॉर ऑडिट पर्पजेज, कौन से एरिया में कितना अमाउंट आपको मटेरियल लगता है वो मटेरियलिटी लेवल आपको सेट करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। कंडीशंस रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, such as the possibility of material error or fraud or the involvement of parties on whom directors or persons who are substantial owners of the entity are interested। मतलब वही related party transactions हो सकते हैं। material error मतलब इन पार्टीज, डायरेक्टर्स, पर्सन्स जो हमारे ओनर्स हैं खासकर वो ट्रांजेक्शन्स में इंटरेस्टेड है, तो वो ट्रांजेक्शन्स को आपको खास ऑडिट में कंसिडर करना है। द डिग्री ऑफ रिलायंस एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू प्लेस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, कितना मुझे इनके अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल पर भरोसा रखना चाहिए। पॉसिबल रोटेशन ऑफ एम्फोसिस ऑन स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कुछ एरियाज है उनको हम रोटेशन करते रहेंगे, हमेशा वही एरिया चेक नहीं करेंगे, चेंज करते रहेंगे ऑडिट एरियाज को, उस पर एम्फोसिस रखते रहेंगे। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन, कितना ऑडिट एविडेंस, किस टाइप का ऑडिट एविडेंस हमें इकट्ठा करना है। द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट, क्या हमें इंटरनल ऑडिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या उनके इन्वॉल्वमेंट का एक्सटेंशन हमको कितना रखना है, उनकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो डिसाइड करना है। क्या हमें और भी कोई ऑडिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सब्सिडरीज़ में मैं नहीं जा पाऊँगी, ब्रांचेस पे मैं नहीं जा पाऊँगी, तो मुझे किसी और को इन्वॉल्व करना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, तो 3 पॉइंट तो इन्वॉल्वमेंट के ही होगा, इंटरनल ऑडिटर, अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स को भी रखना है। क्या मुझे बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना नहीं आता है, मुझे टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है, तो मुझे क्या एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। मुझे ग्रेचुइटी का वैल्यूएशन करना नहीं आता है, तो वो सब चीज़ें आपको सोचनी है। द एलोकेशन ऑफ वर्क टू बी अंडरटेकन बिटवीन जॉइंट ऑडिटर्स एंड द प्रोसीजर्स फॉर इट्स कंट्रोल एंड रिव्यू, कि अगर आप जॉइंट ऑडिट कर रहे हो, एक ही कंपनी बहुत बड़ी है उसमें 3-4 ऑडिटर हैं, अगर जॉइंट ऑडिटर्स रख रहे हो तो फिर आपको कैसे वर्क अलोकेट करना है उसका भी प्लानिंग करना है, कि आपका वर्क काम क्या रहेगा, उनका काम क्या रहेगा, कैसे करोगे रिव्यू एंड ऑल। एंड लास्ट, एस्टैब्लिशिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, और ये सब काम के लिए आपको स्टाफ का भी तो ज़रूरत पड़ेगा ना, तो उसका भी आपको पूरा प्लान बनाना है कोऑर्डिनेशन में। तो ये पूरे पॉइंट्स है जो आपको ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाते समय कुछ मैटर्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। वैसे ये क्वेश्चन इज नथिंग न्यू, ये हमने आगे ऊपर पढ़ लिया कि प्लानिंग आपको जब जब ज़रूरत पड़े आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। तो ऐसे 300 क्या बोलता है कि प्लानिंग इज़ नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ये मैंने आगे ऊपर क्वेश्चन में ऑब्वियसली ये लाइन, ये पैराग्राफ पूरा समझा दिया है, जस्ट मैं रीड कर लेती हूँ एक बार। That often begins shortly after the completion of the previous audit, कब स्टार्ट होता है? लास्ट ईयर का ऑडिट से खत्म होते से नेक्स्ट ईयर का प्लान चालू हो जाता है। एंड कंटिन्यूस अंडर द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट, कब तक चलता है? जब तक करंट ईयर का ऑडिट खत्म नहीं हो जाता है। ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, वो हमको स्ट्रेटेजी बनानी है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन नक्की करना है, एंड धीरे धीरे हमारा प्लान डेवलप होता रहेगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। पहले दोनों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Knowledge of client's business is one of the important principles in developing an overall audit plan. क्लाइंट के बिजनेस को जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्लान नहीं बना सकते। In fact, without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible.
नॉलेज के बिना आप प्रॉपर ऑडिट नहीं कर पाओगे। एज पर ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इन इट्स एनवायरमेंट, मतलब ऐसे 315 के ऊपर क्वेश्चन पूछा है आपको। द ऑडिटर शेल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपको खाली रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है, इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब कौन सा एक्ट है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो सब सब्सटेंशिएट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ आप समझाओ कि हमें क्यों क्लाइंट का इंडस्ट्री, उसका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स समझने चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले। तो ए क्वेश्चन है उसके बारे में। बी क्या बोल रहा है, एविडेंस इज द वेरी बेसिस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन एंड ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड फॉर दैट बाय प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। एविडेंस के बिना हम ओपिनियन नहीं दे सकते एंड इसीलिए अच्छे एविडेंस इकट्ठे करने के लिए हमें ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि अच्छे प्रोसीजर्स और टेक्निक से हम एविडेंस इकट्ठा कर सके। लास्ट में पूछा क्या है, एनालाइज एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स के लिए आपको बताना है कि कैसे हमें एविडेंस इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए। सो 2 क्वेश्चन क्लियर हैं, एक में है आपको ऐसे 315 और एक में आपको सेल्स के ऊपर पर्टिकुलरली पूछा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन ए का आंसर लिखते हैं कि कौन से इंडस्ट्री, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान में क्या क्या देखना है आपको। सबसे पहले कि ये जो मेरा क्लाइंट है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में से बिलोंग करता है। अच्छा, उसका जो डिमांड है वो कितना है, उसकी कैपेसिटी, उसके प्रोडक्ट की कितनी, उसका बनाने का कितना कैपेसिटी हो, किस टाइप के प्रोडक्ट बनाता है, कितनी प्राइस रखता है, प्राइस में क्या कंपटीशन है, क्या इनके बिजनेस को साइक्लिकल या सीजनल एक्टिविटी, मतलब सीजनल बिजनेस है या साइक्लिकल है, या मतलब कोई भी चीज़ इसको अफेक्ट करेगी, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। सेकंड क्या समझना है, सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप समझना है, इनके सप्लायर्स कौन है, इनके कस्टमर्स कौन है, क्या इनके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस होते हैं, क्या एक सब्सिडरी बना रखी है जो जिससे परचेज करते हैं एंड द रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद दोस एंटिटीज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमको चेक करने हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स देखना है कि ये लोग प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी कौन से यूज़ करते हैं, क्या इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, एनर्जी सप्लाई कहाँ से आता है, कॉस्ट कितना है, ये सब चीज़ें भी आपको देखना है। एंड लास्ट, इफेक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन एंटिटीज ऑपरेशन, जो भी लॉ है उसका एंटिटी के ऑपरेशंस पे कितना असर पड़ सकता है। सो 4 चीज़ें एग्जांपल्स में उनको आपको सिर्फ लिखनी है कि एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हमें ये चीज़ें चेक करनी पड़ सकती है। फिर आ रहा है सेकेंड क्वेश्चन बी, एविडेंस इज द वेरी बेसिस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन। पूरा लाइन रिपीट करना जो क्वेश्चन में लिखा है, एविडेंस के बिना हम हमारा ओपिनियन नहीं दे सकते और एविडेंस इकट्ठा करने के लिए हमें अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए एंड फॉर दैट वी need procedures and techniques. So what is best evidence for testing the accuracy of any assertion is a matter of expert knowledge and experience. सबसे अच्छा मेरे लिए क्या रहेगा, सबसे अच्छा बेस्ट एविडेंस क्या रहेगा, वो कैसे डिसाइड करूँ, वो एक्यूरेसी एनी असर्शन, वो हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पे बुक्स में नहीं लिखा होता है। दिस इज द प्राइमरी टास्क बिफोर द ऑडिटर व्हेन ही ड्रॉज अप द ऑडिट प्रोग्राम। ये तो पहले आपको देखना है ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले कि हमारे लिए बेस्ट एविडेंस कौन सा रहेगा। तो ट्रांजेक्शन्स आर वेरिड इन नेचर, अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनका असर भी, इम्पैक्ट भी अलग अलग होता है। प्रोसीजर्स डिपेंड अपॉन देयर प्रायर नॉलेज ऑन व्हाट एविडेंस इज रीजनेबली अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हमें ट्रांजेक्शन्स अलग होते हैं, इम्पैक्ट अलग होता है, प्रोसीजर्स प्रायर नॉलेज के हिसाब से देखा जाएगा कि एक ट्रांजेक्शन के लिए मुझे रीजनेबली क्या क्या एविडेंस मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स के लिए रीजनेबल क्या है, क्या क्या एविडेंस मिल सकता है हमको कि भाई सेल्स किया है तो इनवॉइस रेज की होगी क्लाइंट ने, राइट, मतलब सेल्स इनवॉइस बनाई होगी मेरे क्लाइंट ने, प्राइस लिस्ट होगी, इनवॉइस में प्राइस लिखी होगी तो वो प्राइस कहाँ से आई होगी, प्राइस लिस्ट पे से आई होगी। फॉरवर्डिंग नोट्स टू द क्लाइंट, कोई नोट्स फॉरवर्डिंग नोट्स होंगे क्लाइंट के पास में, वो मुझे देखना है। इन्वेंटरी इशू रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब इन्वेंटरी में से अगर सेल किया है तो बाहर गया होंगे ना गुड्स, तो वो रिकॉर्ड्स भी आपको देखने हैं। सेल्स मैनेजर एडवाइस टू द इन्वेंटरी सेक्शन, सेल्स मैनेजर ने क्या कोई इन्वेंटरी सेक्शन को कोई एडवाइस दी थी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीट ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर, फिर हमें डिलीवर किया होगा कस्टमर को, कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट किया होगा और हमें साइन करके रिसीट वापस भिजवाई होगी, एक्नॉलेजमेंट। एंड कलेक्शन ऑफ मनी अगेंस्ट द सेल्स बाय द क्लाइंट, और एक्चुअली लास्ट में कस्टमर को जब गुड्स मिल गए होंगे, या ऑब्वियसली क्रेडिट पे होगा तो बाद में मिले होंगे, कैश पे होगा तो तुरंत कैश मिल गया होगा, तो वो कलेक्शन ऑफ मनी भी आपको चेक करना है। तो ये सब एविडेंस है जो आपको मिनिमम बेस्ट एविडेंस माने जाते हैं कि कोई भी सेल्स को कंफर्म करना है कि सही है कि गलत। सो दिस इज द बेस्ट एविडेंस। ये हमारे नॉलेज पे डिपेंड करता है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एविडेंस होते हैं और उसको हमारे नॉलेज से हमको पता चलता है कि क्या एविडेंस हमारे लिए बेस्ट होगी। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17 का पी पार्ट। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18।
So question number 18 says, even when information to be used as audit evidence is obtained from sources external to the entity, circumstances may exist that could affect its reliability. यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडिट एविडेंस में ऐसी हो सकती है. जनरली हम क्या सोचते हैं कि बाहर से कोई एविडेंस आया होता है ना तो उस पर ज़्यादा भरोसा आता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है. कभी कभी ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जैसे कि बाहर से भी आया होता है तो भी उसके ऊपर विश्वास नहीं आता है. तो एक्सप्लेन, स्टेट क्लियरली जनरलाइजेशंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, बट स्टिल वी विल कवर इन दिस चैप्टर क्योंकि चैप्टर 3 में पढ़ना ही है उसको. So reliability of audit evidence, essay 500 on audit evidence provides that reliability of information to be used as audit evidence, and therefore the audit evidence itself is influenced by its source and its nature. essay 500 का नाम लिख ही देने का जब भी ऑडिट एविडेंस का क्वेश्चन आए. ऑडिट एविडेंस में सबसे बड़ा पॉइंट है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी कैसे पता चले? वो रिलायबिलिटी का असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है सोर्स से और नेचर से, कहाँ से आया है, किस टाइप का प्रूफ है, एंड द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच इज ऑब्टेन्ड, और कैसे सर्कमस्टेंसेज में आपने उसे मंगवाया है, इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर इट्स प्रिपरेशन, किसने उसे बनाया है, कौन उसे मेंटेन करता है, कहाँ से आया है, कौन से सर्कमस्टेंसेज में लाए हो, वो सब चीज़ें आपको देखनी है. बाद में फाइनल करना है कि रिलायबल है कि नहीं. Therefore, generalizations about the reliability of various kinds of audit evidence are subject to important exceptions. तो please generalization मत करो कि बाहर से आया है तो अच्छा ही होगा. Even when information to be used as a audit evidence is obtained from sources external to the entity, भले ही आप बाहर से मंगवा रहे हो, circumstances may exist that could affect its reliability. ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे बाहर से है तो भी क्या है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो डाउट क्रिएट करते हैं कि भले ही ये थर्ड पार्टी ने दिया है तो भी पता नहीं डाउटफुल लग रहा है. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन obtained from an independent external source may not be reliable if the source is not knowledgeable. Suppose मैंने ना एक क्लाइंट को फ़ोन किया, भाई क्लाइंट आपके बुक्स में, मेरे जो क्लाइंट है उसकी बुक्स में आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख दिख रहा है. क्लाइंट बोला हाँ 5 लाख तो कन्फर्म, ऐसा सोच के बोला ना, तो उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा डाउट हो गया. उसने बिना सोचे समझे सीधा 5 लाख बोल दिया. अच्छा, सेकेंड सिचुएशन, मैंने क्लाइंट को फ़ोन किया, क्लाइंट ने नहीं उठाया, उसकी रिसेप्शनिस्ट ने उठाया. अब रिसेप्शनिस्ट ने बोला हाँ 5 लाख कन्फर्म, तो कोई डाउटफुल हो जाता है क्योंकि आपने क्लाइंट से कन्फर्म नहीं किया, उसकी रिसेप्शनिस्ट से कन्फर्म किया. तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप लाए हो वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है. वो नॉलेजेबल ही नहीं थी जो बंदी थी. और मैनेजमेंट एक्सपर्ट में एक ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट जिसको हमने हायर किया था उसके ऑब्जेक्टिविटी को काम करने का तरीका ही समझ नहीं आया. तो कैसे भी काम कर लो, भले ही वो एक्सटर्नल था, फिर भी उसके काम पे हमको विश्वास नहीं आएगा. वेल रिकग्नाइजिंग दैट एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट, भले ही एक्सेप्शंस हैं बट जनरली एक्सेप्शंस बहुत कम होते हैं. जनरलाइजेशंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस में बी यूजफुल. जनरलाइजेशंस तो हमें काम में आते ही हैं. जनरलाइजेशन जैसे कि कुछ रिलायबिलिटी, इस पे विश्वास करूँ कि ना करूँ, उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं. वो की पॉइंट्स मतलब जनरल पॉइंट्स हैं. वो जनरल पॉइंट्स आपको हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके. सबसे पहला, रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंस की बढ़ जाती है अगर वो आता है बाहर से, ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी. जनरली तो ऐसा होता है कि अगर आप बैंक से कोई प्रूफ मंगवाते हो तो बैंक वाले कभी उसको झूठा नहीं देंगे, राइट है ना यार. तो जनरलाइजेशन तो सही है कि बाहर से आया है तो ज़्यादा विश्वास आता है, और इंटरनल होता है तो हो सकता है मैनेजमेंट ऑफ डाउट होता है, मैनेजमेंट वालों ने खुद नहीं बनाया है, क्या पता ये सही भी है कि. सेकेंड, reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related controls. पर कभी कभी मैनेजमेंट वाले भी सही हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाहर से आया है तो ही विश्वास आता है. अगर इनका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा तो मैनेजमेंट जो इंटरनली ऑडिट एविडेंस जनरेट करता है, जो बंदा उसे प्रिपेयर करता है, जो मेंटेन करता है, वैसे उसके कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव है, तो इंटरनल एविडेंस भी अच्छा हो सकता है. ठीक है. थर्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर. मैं मेरी आंखों से देखूं और मैं किसी की कही हुई बात सुनूं, दोनों में से मुझे विश्वास ज़्यादा किस पे आता है? आंखों से देखी हुई चीज़ पे ज़्यादा विश्वास आता है. सो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर. मैं जो खुद कर रहा हूँ, मैं जो खुद कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ कंट्रोल, मैं मेरी आंखों से देख रही हूँ कि हाँ वो बंदा उस पीसी पे बैठा है, वो मिस्टर ए है, मिस्टर ए का ही पीसी है, उसने पासवर्ड एंटर किया, मैंने सब चेक किया, मेरी आंखों से चेक किया. मैंने किसी को चेक करने के लिए भेजा नहीं था, मैं खुद चेक करके वहाँ खड़ी थी, और मुझे इसलिए ज़्यादा भरोसा आया कि इनका इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है. एंड
more reliable than audit evidence obtained indirectly or by inference. मतलब आया वाया अगर आपने इंक्वायरी की है, ये किया है, वो किया है, तो शायद ज़्यादा भरोसा नहीं आएगा. ठीक है. फोर्थ, ऑडिट एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म. आप ज़्यादा विश्वास किस पे करते हो? डॉक्यूमेंट्री फॉर्म. डॉक्यूमेंट्री मतलब पेपर, इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी मेल आया है, पेपर आया है, मतलब राइटिंग में. इज मोर रिलायबल देन एविडेंस ऑब्टेन्ड ओरली. कोई मुझे कंटेम्पोरेनियसली रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग दे रहा है, कोई मीटिंग का रिकॉर्ड दे रहा है, मिनट्स दे रहा है, मुझे वो ज़्यादा विश्वास आता है. और मीटिंग खत्म होने के बाद कोई मुझे फ़ोन पे सारी मीटिंग की कहानी सुनाता है तो मुझे उस पर कम विश्वास आता है. मुझे ऐसा लगता है तो झूठ झूठ भी बोल रहा होता, क्या पता मीटिंग में ऐसी कोई बात हुई भी होगी कि नहीं हुई होगी. राइट. इसीलिए रिटर्न इज मोर ट्रस्टेबल देन ओरल. फिफ्थ, audit evidence provided by original documents is more reliable than audit evidence provided by photocopies of facsimile. ये तो आप भी एनकाउंटर करते हो जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं. कॉलेज वाले बोलते हैं ओरिजिनल हमको मार्कशीट दो. राइट. बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा आता है रादर देन फोटोकॉपीज और फैसिमिसाइल्स और डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन फिल्म्ड. आप कैम स्कैनर से स्कैन करके भेजते हो, डिजिटल भेजते हो, उससे भी ज़्यादा भरोसा है कि हमें हार्ड कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए. Otherwise transfer into electronic form, the reliability of which may depend on controls over their preparation and maintenance. इसलिए थोड़ा डाउट हो जाता है, भले ही वो कैम स्कैनर के थ्रू आपने स्कैन करके भेजा है, फोटो लिया है, तो फिर भी डाउट तो होता है. और अगर ओरिजिनल हमको दिखना मिल जाता है तो उस पर हमको ज़्यादा विश्वास आ जाता है. सो दिस आर द जनरलाइजेशन पॉइंट्स एविडेंस के बारे में. बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 19. In establishing the overall audit strategy, the auditor shall ascertain the reporting objective of the engagement, to plan the timing of the audit and the nature of communications required. कब जब भी आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, ऑडिटर आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए. टाइमिंग्स ऑडिट के प्लान करो और कम्युनिकेशंस का नेचर प्लान करो. एलुसिएट दोज केसेस by which auditor can ascertain the reporting objectives of the engagement. कैसे मैं ascertain करूँ कि मेरे engagement के reporting objectives क्या है. So, in establishing the overall audit strategy, auditor shall ascertain the reporting objectives of engagement to plan the timing of audit. जब तक मुझे reporting objective पता नहीं चलेगा ना, मुझे प्लानिंग में समझ नहीं आएगा मैं कैसे प्लान करूँ, मुझे रिपोर्ट कब बना के देनी है उसके पहले तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, तब तक मुझे रिपोर्टिंग नहीं समझ में आएगा. और मैं टाइम कैसे नक्की करूँ, किसको मुझे बताना है, वो सब मुझे देखना पड़ेगा. द केसेस बाई विच द ऑडिटर कैन असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. कैसे मैं असर्टेन करूँ? नंबर 1, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग सच एज एट इंटरिम एंड फाइनल स्टेज. एंटिटी को जो रिपोर्ट्स हैं वो कब कब सबमिट करनी पड़ती है. जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, उनको मंथली भिजवाना पड़ता है, क्वार्टरली भिजवाना पड़ता है, तो मुझे उस हिसाब से मेरा प्लान करना पड़ेगा ऑडिट का काम. सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स विद मैनेजमेंट वाले से मीटिंग एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से मीटिंग करनी है टू डिस्कस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क. कब मीटिंग करनी है, वो मीटिंग के हिसाब से मुझे उसके पहले मेरा काम खत्म कर देना पड़ेगा ताकि मीटिंग में हम डिस्कशन कर पाए कि उनकी तरफ से क्या गलती रह गई है और क्या क्या काम उनके करने बाकी है. तीसरा, द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी. मैनेजमेंट वालों से पहले से ही बात कर लेना कि वो किस टाइप से रिपोर्ट्स चाहते हैं, कौन से टाइम के रिपोर्ट्स चाहते हैं, क्या बोथ रिटर्न ओरल, क्या किस टाइप की. राइट. एंड इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट, कब मेरी रिपोर्ट चाहिए, मैनेजमेंट लेटर मुझे चाहिए, कम्युनिकेशन टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कब कब करना है. तो इसके हिसाब से मैं मेरा ऑडिट का टाइमिंग एंड नेचर के हिसाब से मैं पूरा प्लान करूँ. The discussion with the management regarding the expected communication on the status of audit work throughout the engagement. हम मैनेजमेंट वालों से डिस्कस करेंगे बीच में रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट, मेरा कितना काम हुआ है थ्रू आउट द एंगेजमेंट. उसके लिए भी मुझे ये सब जो चीज़ें हैं, केस है, ये मुझे असिस्ट करेंगे मुझे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि किसको कैसे कब ये सब मुझे रिपोर्टिंग करनी है, उस हिसाब से मुझे काम ख़त्म करना है. ठीक है. So that were the questions of chapter number 2 theory thoroughly. अब MCQs देख लेते हैं. Planning and audit involves. Planning में हम क्या क्या करते हैं? Establishing the overall audit strategy for the engagement and developing an audit plan. पहले हम strategy बनाते हैं कि पहले plan बनाते हैं? पहले strategy बनाते हैं फिर plan बनाते हैं, इसलिए A ऑप्शन राइट आंसर है. B ऑप्शन में पहले क्या लिखा है? प्लान बनाते हैं फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो बी ऑप्शन गलत हो गया. सी ऑप्शन खाली प्लान लिखा है, डी ऑप्शन खाली स्ट्रेटेजी लिखी है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू SA 300,
प्लानिंग इज नॉट अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव फेजेस बट रादर अ डिस्क्रीट प्रोसेस। गलत है। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट रादर अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। कंटिन्यूअस है, इटरेटिव है, रिपीटेटिव है। और सी और डी तो गलत है, इसलिए ए बी इज द राइट आंसर। Essay 320 on materiality in planning and performing in audit requires that auditor। Essay 320 ने बोला है materiality रखना ज़रूरी है planning and performing में। That an auditor should not consider materiality and its relationship with audit risk। क्यों भाई? ए ऑप्शन गलत है। ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो वो लोग बोल रहे हैं शुड नॉट कंसीडर। सो बी ऑप्शन में क्या लिखा है? येस, शुड कंसीडर मटेरियलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑडिट रिस्क। मटेरियलिटी कितनी? मटेरियलिटी के हिसाब से मुझे पता चलेगा मेरी रिस्क कितनी। सी ऑप्शन में शुड नॉट लिखा है तो सी ऑप्शन को भी कैंसिल कर दो। ए में शुड नॉट लिखा है वो भी कैंसिल कर दो। डी में क्या है? शुड कंसीडर मटेरियलिटी बट नॉट कंसीडर इट्स रिलेशनशिप। अरे मेन रिस्क तो हमारे ऑडिट की तो है और मटेरियलिटी का रिश्ता हमारे रिस्क से तो होता है, इसीलिए वो डी ऑप्शन बोलता है मटेरियलिटी का ऑडिट रिस्क से कोई लेना देना नहीं है, तो गलत है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। When planning the audit, the auditor considers what would make the financial information materially misstated। Yes, प्लानिंग करते समय क्या ऑडिटर को क्या देखना है कि क्या क्या चीज़ों की वजह से फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जनरली लोग गड़बड़ करते हैं, कहाँ कहाँ लोग गड़बड़ करते हैं ज़्यादा, उस हिसाब से मुझे प्लानिंग करना है, चेकिंग करना है। सो ए ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? नीड नॉट कंसीडर। गलत, कंसीडर तो करना है। नीड नॉट कंसीडर सी में भी है, वो भी गलत है। डी क्या बोलता है? ऑडिटर नीड्स टू कंसीडर व्हाट वुड मेक द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ओनली। जब ऑडिट चालू होगा तब मिसस्टेटमेंट हम सोचेंगे कि पहले प्लानिंग स्टेज पे ही सोचना पड़ेगा? अरे प्लानिंग स्टेज पे ही सोचना पड़ेगा और कंडक्ट करते करते टाइम भी सोचते रहेंगे, पर प्लानिंग एंड ओवरऑल ऑडिट हर एक स्टेज पे हमको ये कंफर्म करना है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं मटेरियली मिस्टेक तो नहीं होंगे, और खास करके प्लानिंग के टाइम, क्योंकि हमें आगे का काम कैसे करना है वो समझ में आए। CA Bobby is a recently qualified chartered accountant. He is appointed as an auditor of Drupi Limited for the current financial year 17-18. He is quite conservative in nature and which is also replicated in his professional work. बहुत conservative इंसान है। CA Bobby is of the view that he shall record all the matters related to audit, audit procedures to be performed, audit evidence obtained and conclusions reached। ठीक है। Thus he maintained a file and recorded each and every of his findings during the audit। उसने एक फाइल मेंटेन की, ऑडिट का सारा काम उसमें उसने रिकॉर्ड कर लिया। His audit file besides other things includes audit program। उसकी फाइल में ऑडिट प्रोग्राम था, notes reflecting preliminary thinking, उसने उस क्लाइंट के बारे में जो भी preliminary thinking रखी थी वो लिखी, letters of confirmation, emails concerning significant matters, सब कुछ। State which of the following need not be included in the audit document। क्या नहीं रखेगा तो चलेगा, इनमें से उसने क्या रखा था, और उस ये जो नाम लिखा है ना ऑडिट फाइल में, उसने प्रोग्राम रखा था, नोट्स रखे थे, उसमें से क्या नहीं भी रखा होता तो चलता। ऑडिट प्रोग्राम हरे ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन ये भी ज़रूरी है, नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग, मैं क्या सोच रही हूँ ना वो मुझे कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फाइल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे को अपने कहीं पे अलग से अपने रेफरेंस के लिए होता है, वो कहीं पे फ्यूचर पर्पस के लिए सिर्फ मैं जब ऑडिट स्टार्ट करूँगी तब मुझे काम आएगा। अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग कभी नहीं आता है। एंड ईमेल्स, यस ईमेल्स तो आते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर जो भी मेल्स आए मुझे उसको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। सो दैट वर दी MCQs ऑफ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 फाइनली यहाँ पर MTP RTP MCQs के साथ मैंने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।